नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यह एक नया सीरीज है, समझ ले इसे। और यह सीरीज संबंधित है इडुटेरा का बिहार का जो तथ्य संग्रह है। आपके स्क्रीन पे मैं शो करता हूं, यहाँ से आप देख सकते हैं बिहार का जो तथ्य संग्रह है इससे रिलेटेड है और पूरा का पूरा इसी से रिलेटेड होगा। और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कि सारे कंसेप्ट को समझाया गया है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे जो बिहार के संदर्भ में क्या-क्या तथ्य है, इन सभी तथ्यों को जानेंगे जो कि इरिटेरिया के साथ ही होगा हम लोग का अध्ययन। और जानेंगे इसमें वीडियो के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से। तो शुरू करेंगे वीडियो, और शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मार्केट में यह बुक मिलता है तो प्लीज आप खरीद लीजिएगा। अदरवाइज हमारे पास जो वीडियोस है, पीडीएफ है, उसके माध्यम से हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो देखेंगे तो सबसे पहले आपको जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, यहाँ से हम देखेंगे तो विषय सूची के बारे में जानेंगे। हाँ, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने से मात्र एक मोटिवेशन मिलता है, जिसके जरिए हम लोग आपके लिए वीडियो बना करके लाते हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट खोजते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, जो कि जो हमारे जो व्यूअर है, हमारे जो सब्सक्राइबर है, उनको अच्छे कंटेंट दिया जा सके। तो इसी खोज में मैं बराबर रहता हूँ, और जैसे ही कोई अच्छा कंटेंट हमें मिलता है और हमें पढ़ के लगता है कि हमें अच्छे जानकारी मिल रही है यहाँ से, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो विषय सूची में आप देख सकते हैं कि इसमें कौन-कौन से फैक्ट जो है कि देखने को मिलेंगे हमें इस बुक में। तो बिहार का सामान्य परिचय देखने को मिलेगा, उसके बाद बिहार के इतिहास के संदर्भ में प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार, आधुनिक बिहार, ये सारे कंसेप्ट को देखेंगे। उसके बाद बिहार का भूगोल भी हम देखेंगे, और बिहार के अर्थव्यवस्था को भी जानने की कोशिश करेंगे। बिहार में पर्यटन किस तरीके से है, बिहार में जनगणना, बिहार की राज्य व्यवस्था, उसके बाद बिहार में जो कला एवं संस्कृति है, उसके संदर्भ में बहुत सारे कंसेप्ट निकल के आते हैं, कई बार एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं, तो उसको भी जानेंगे। उसके बाद जो है कि प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे कि जो प्रमुख व्यक्ति हमारे राज्य में कौन-कौन से रहे, और जो इसके बारे में जो प्रमुख कार्य और इस सभी के बारे में जानेंगे, विविध के बारे में जानेंगे। विविध में आपको अन्य प्रकार की जो जानकारी होती है वो सारे मिल जाएंगे। और लास्ट में हम देखेंगे जो 67 बीपीएससी से लेकर के 47 तक के जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बिहार के संदर्भ में, तो उन सभी क्वेश्चन को हम रखेंगे मल्टीपल चॉइस वाइज। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें 136 पेज है। इस पीडीएफ में, इस बुक में 136 पेज है। अगर 5-5 पेज अगर लेके चले, तो 5-5 पेज अगर लेके चलते हैं तो लगभग 27 से 28 दिन लगेंगे। तो इसको ध्यान रखें, यानी कि 27 से 28 वीडियोस होगा। और हम आशा करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो है कि वीडियो का लेंथ बढ़ा करके हम ज़्यादा से जल्दी जो है कि कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जानकारी इतनी होती है जो कि थोड़े समय में समझना मुश्किल होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको भूमिका वगैरह मिलेगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं यहाँ से बिहार के सामान्य परिचय से। आइए जानते हैं बिहार के सामान्य परिचय के बारे में, जानते हैं सभी कुछ। तो नामकरण के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि बिहार का नाम बिहार ही क्यों पड़ा। तो यह एक जानने का फैक्ट है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे जान भी सकते हैं। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे मैं शो करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर बिहार का सामान्य परिचय, जो कि अध्याय 1 से निकल के आता है। नामकरण के बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो 12वीं सदी की बात है। 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है कि बिहार पड़ा था। यानी कि 12वीं सदी में बौद्ध विहार जो थे, बौद्ध के जो प्रवासी लोग थे, बौद्ध प्रवासी, उन लोगों के द्वारा जो है कि बिहार का नाम बिहार पड़ गया था। और बौद्ध अनुयायियों से प्रार्थना स्थल को बिहार, मतलब यह कि बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता है। यानी कि बौद्ध जो लोग थे, बुद्ध के जो मानने वाले, बौद्धिक धर्म के मानने वाले जो लोग थे, उनके जो प्रार्थना स्थल होता है उन्हें बिहार कहा जाता है, विहार कहा जाता है। विहार, बिहार नहीं, विहार। और उसी को मॉडिफाई करके बिहार बना दिया गया। और इसमें जो है कि इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। जो इनमें कौन निवास करते हैं, तो बिहार में बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। अब जानेंगे भौगोलिक स्थिति बिहार के संदर्भ में। तो उत्तर से पूरब की तरफ भारत की स्थिति में जाने, बिहार का जो है उत्तर से पूरब स्थिति है भारत के संदर्भ में, यानी कि भारत के उत्तर पूर्व स्थिति, उत्तर पूर्व दिशा में बिहार स्थित है मेनली तौर पे। उसके बाद देखें तो इसका अक्षांश भी दिया गया है। उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड। तो ध्यान रखेंगे इसको, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड इसका जो है कि भौगोलिक स्थिति है उत्तरी अक्षांश पर बिहार का। उसके बाद यहाँ से जानकारी मिलता है हमें जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है।
दक्षिण से उत्तर यानी कि उत्तर या फिर दक्षिण से, उत्तर दक्षिण से जो कि बिहार की जो लंबाई है, क्षेत्रफल का फैलाव है कितना है, तो 345 किलोमीटर है। आप नक्शा के थ्रू समझ रहे होंगे, मैप के थ्रू आप समझ रहे होंगे। ये जो हमारा ऊपर जो है नॉर्थ है और नीचे साउथ है, तो उत्तर से दक्षिण, इसके संदर्भ में अगर हम देखते हैं बिहार की जो फैलाव है, क्षेत्र है, तो यह 345 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद जो पूरब से पश्चिम की तरफ आप देखेंगे, तो पूरब से पश्चिम की तरफ आप देखेंगे तो 483 किलोमीटर है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि आप देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताया भी गया है कि अक्षांशीय विस्तार किस तरीके से है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड जो है कि नॉर्थ तक इसका फैला हुआ है। उसके बाद देखें, यहाँ से देखेंगे देशांतरीय विस्तार के बारे में देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड के बीच के रूप में आप देखेंगे इसे फैलाव है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि राज्य की आकृति किस तरीके की है, तो यह आयताकार है। कई बार पूछा जाता है कि बिहार की जो आकृति है, बिहार राज्य की जो मैप है या फिर क्षेत्र किस तरीके का है, तो यह आयताकार है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें तो यहाँ से निकल के आता है नेक्स्ट फैक्ट के रूप में, जो कि कहता है यहाँ पर कि 12 दिसंबर 1911 को नई दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। तो पृथक बिहार प्रांत बनाने की जो घोषणा कब की गई, तो दिल्ली दरबार में जो है कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जो है कि बनाने की घोषणा की गई। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित, यानी कि 22 मार्च 1912 ईस्वी 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार यानी कि उड़ीसा सहित, ध्यान रखेंगे उड़ीसा सहित, 22 मार्च 1912 ईस्वी को उड़ीसा सहित प्रांत गठन किया गया, बिहार प्रांत का गठन किया गया। ग्रांत की जो है कि अधिसूचना या फिर घोषणा की गई, समझ लें इस प्रकार से। उसके बाद देखें तो इसलिए हम लोग जो है कि 22 मार्च को जो है कि क्या मनाते हैं, 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, ध्यान रखेंगे बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद फैक्ट है यहाँ से कि 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार जो कि उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हो गया। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को एक्चुअली में बिहार प्रांत का गठन हो गया, लेकिन 22 मार्च को जो है कि अधियाचना और घोषणा हो गई थी, तो उसी समय से हम लोग बिहार की स्थापना दिवस को मनाते हैं। यहाँ पर देखें तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार जो है कि उड़ीसा मतलब बिहार से जो है कि उड़ीसा अलग हो गया था, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से जो है कि बिहार का अंतिम विभाजन हुआ, जिसमें कि झारखंड अलग राज्य के रूप में बना दिया गया। उसके बाद जो है कि राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बना था, ध्यान रखेंगे। जो झारखंड है वह 28वां राज्य बना था, कितने प्रतिशत भूमि के साथ, 46 भूभाग, 46% भूभाग के साथ जो है कि झारखंड एक अन्य राज्य के रूप में गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी हम हासिल करेंगे यहाँ से। कंसेप्ट के रूप में तो देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का क्षेत्रफल जाने तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का यह 2.86% है। भारत का 12वां राज्य, भारत का जो है कि 12वां बड़ा राज्य यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है कि बिहार का स्थान है 12वां नंबर पे भारत के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में, राज्य को लेकर के। उसके बाद देखिए तो कुल जनसंख्या की बात करें तो यह जनगणना 2011 के अनुसार बताया गया है 10,40,99,452। तो यहाँ पर देखेंगे तो भारत के कुल जनसंख्या का लगभग 8.60% है। उसके बाद भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार आप देखिए तो भारत का तीसरा बड़ा राज्य बिहार को कहा गया है। लंबाई के अनुसार आप देखिए तो लंबाई इसका जो है बिहार राज्य का जो लंबाई है वह 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की तरफ, और चौड़ाई को देखें तो 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की तरफ, जो मैप के तौर पे आप जान भी गए होंगे। नेक्स्ट फैक्ट निकल के आता है समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई आप देखेंगे तो 173 फीट या फिर 53 मीटर भी आप कह सकते हैं, 173 फीट इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। औसत वर्षा जो होती है बिहार में वह 112 सेंटीमीटर होती है। अब आप जान सकते हैं बिहार के प्रशासनिक मंडल यानी प्रशासनिक विभाजन के बारे में। तो बिहार के जो प्रशासनिक विभाजन किस तरीके से किया गया है, तो यहाँ से हम जानेंगे कि प्रमंडल 9 है बिहार में,
उसके बाद जिला आप देखें तो जिला 38 जिला है बिहार में, और 38वां जिला के रूप में जो है कि सबसे नया जिला अरवल को है, अरवल को कहा गया है, और अरवल ही सबसे नया जिला है। उसके बाद देखेंगे तो अनुमंडल आपको देखने को मिलेगा, 101 अनुमंडल हमारे बिहार राज्य में अवस्थित है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर प्रखंड सह अंचल आप देखेंगे तो 534 जो है कि प्रखंड सह अंचल भी हमारे राज्य में है। और उसके बाद देखिए तो पंचायत जो बिहार में देखेंगे तो 8067 यानी 8067 पंचायत बिहार में है। उसके बाद नगर निगम के बारे में जाने तो नगर निगम 19 नगर निगम, जो कि 19वां नगर निगम के रूप में आप देखेंगे तो सहरसा है। सबसे नया नगर निगम के बारे में जाने तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। उसके बाद है नगर परिषद के बारे में जाने तो 88 नगर परिषद है। उसके बाद फैक्ट है अगला, नगर पंचायत की बात करें तो 154 नगर पंचायत है बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो जो जानकारी है आपके सामने में फैक्ट के रूप में, तो देखेंगे यहाँ से कि बिहार की विधायिका के बारे में, बिहार की विधायिका किस तरीके की है। तो यहाँ पर पहला फैक्ट है, बिहार यानी कि पुलिस जो है कि जिला 40 है, यानी पुलिस जिला जो है कि 40 है, और 38 जिला के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला पुलिस के अंतर्गत आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें तो बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय विधानमंडल है। उसके बाद देखिए तो बिहार का विधानसभा की जो सीटें हैं वह 243 सीटें से है। उसके बाद देखिए तो विधान परिषद की सीट आप देखेंगे तो 75 है, लोकसभा की सीट 40 है, और राज्यसभा की सीट 16 है। इसको ध्यान रखेंगे, ये सारी जानकारी इंपोर्टेंट है, फैक्ट टू फैक्ट कभी भी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 38 है, 38 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 2 है, और जिसमें कि कटोरिया और मनिहारी 2 क्षेत्र है इसके लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से है, तो कटोरिया और मनिहारी जो क्षेत्र है, जो कटिहार में पड़ता है मनिहारी, ध्यान रखेंगे। और कोटरिया कहाँ पड़ता है इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या आप देखेंगे तो 6 है। उसके बाद जो 6 सीट है वह कहाँ कहाँ से है, तो गोपालगंज है, हाजीपुर, मुजफ्फर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ये 6 जगह है जहां से जो है कि 6 सीट है जो कि लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आगे बढ़ेंगे तो जानकारी यहाँ से मिलेगा जो कि इम्पोर्टेंट होगा, और बेहद ही इम्पोर्टेंट आप कहेंगे इस जानकारी को। चौहद्दी के बारे में देखेंगे। चौहद्दी यानी कि जो सीमा के बारे में आप जान सकते हैं कि उत्तर में आप देखेंगे तो नेपाल देश है, और नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं, तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दोबारा से देखेंगे, नेपाल से 7 जिले साझा करते हैं बिहार के जो 7 जिले हैं। उसके बाद कौन कौन जिले हैं, तो चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दक्षिण में आप देखेंगे तो झारखंड आपको मिलेगा राज्य, और झारखंड के साथ जो 8 जिले जो है कि साझा करते हैं सीमा। तो कौन कौन से जिले हैं जो कि झारखंड से साझा करते हैं, तो जो पहला जिला है रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार के रूप में आप देखेंगे इसे 8 जिले जो कि झारखंड से सीमा को साझा करते हैं। पूरब में आप देखें तो पश्चिम बंगाल राज्य से जो है कि सीमा को साझा करते हैं। तो पश्चिम बंगाल के रूप में आप देखें तो पश्चिम बंगाल से 3 राज्य ऐसे हैं, 3 जिले ऐसे हैं जो कि सीमा को साझा करते हैं बिहार के। तो देखेंगे तो पहला है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम में जाने तो उत्तर प्रदेश राज्य से जो है कि साझा करते हैं, जिसमें भी 8 जिले साझा करते हैं अपने सीमा को, जिसमें कि पहला है रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। ये सारे जिले जो है कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को साझा करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जो जानकारी है यहाँ से निकल के आता है राजकीय प्रतीक के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको किसी भी एग्जामिनेशन में। राजकीय चिन्ह के रूप में आप देखेंगे तो बोधि वृक्ष है, जो बट वृक्ष के रूप में आप देखते होंगे जो किसी भी गवर्नमेंट यानी बिहार सरकार के जितने भी सारे राजकीय कार्य होते हैं उसके पत्र और पत्रिकाएं पे। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, दूसरी है उर्दू, और राजकीय वृक्ष के रूप में आप देखेंगे तो पीपल है राजकीय वृक्ष, और राजकीय पुष्प के बारे में जाने तो गेंदा। उसके बाद देखिए राजकीय पशु है बैल, जो कि 2013 में इसे पूर्व में जो है कि रीछ के नाम से भी जाना जाता है। 2013 से पूर्व में रीछ के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। राजकीय पक्षी के बारे में जाने तो गौरैया है राजकीय पक्षी, जो कि 2013 से पूर्व जो है कि फकता था,
यानी 2013 से पहले की बात करें तो उस समय कौन सा था, फख्ता जो चिड़िया था उसका जो है वह जो था राजकीय पक्षी था। और 2013 से पहले राजकीय पशु के बारे में बात करें तो रीछ था, इसको ध्यान रखेंगे। राजकीय मछली के बारे में देखिए तो मांगुर राजकीय मछली के रूप में प्रचलित है। और बिहार के संदर्भ में और जानकारी हम यहाँ से एकत्रित करेंगे। बिहार का राजकीय गीत कौन कौन से है, तो मेरे भारत के कंठार, तुझको संत संत वंदन बिहार, इस तरीके से है जो बिहार का जो है कि राजकीय गीत है। जानेंगे यहाँ से गीतकार जो है कि बिहार के राजकीय गीत है उसके जो गीतकार कौन है, तो सत्यनारायण सिंह है, सत्यनारायण जी हैं। उसके बाद संगीतकार है हरिप्रसाद चौरसिया और विष्णु शिव कुमार शर्मा। उसके बाद मान्यता कब मिला था इसको, तो 2012 ईस्वी में इसकी जो है कि मान्यता मिला था। भारतीय मतलब जो है कि मेरे भारत के कंठहार के रूप में जो है कि यह गीत है जो कि बिहार राज्य के राष्ट्रीय गीत के रूप में जाना जाता है। आगे है बिहार राज्य का प्रार्थना गीत के बारे में जाने तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे, तो ये जो है कि बिहार राज्य के प्रार्थना गीत है, इसको भी ध्यान रखेंगे, यह कंसेप्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से हासिल करेंगे प्रमंडल समेत यानी कि प्रमंडल एवं संबंधित जिले कौन कौन से हैं, तो कौन से प्रमंडल में कितने जिले हैं इसकी जानकारी जानेंगे और कितने प्रमंडल है इसकी भी जानकारी जानेंगे। सबसे पहला है आप देखेंगे तो सारण डिस्ट्रिक्ट। सारण डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 3 जिला आता है। कौन कौन से जिला है, तो सारण खुद है और सिवान और गोपालगंज है, ध्यान रखेंगे। और तिरहुत के बारे में जानेंगे, दूसरे नंबर पे तिरहुत है जिसमें 6 जिले आते हैं। और 6 जिले के साथ देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर है। और जो तिरहुत है उसका जो मुख्यालय आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखेंगे तो सातवां जो प्रमंडल है तीसरा जो प्रमंडल है मधुबनी। मधुबनी जो है उसका प्रमंडल आप देखेंगे तो दरभंगा है। दरभंगा जो प्रमंडल है, माफ कीजिएगा यहाँ से मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तीसरा जो प्रमंडल है दरभंगा है जिसके अंतर्गत 3 जिला आता है जिसमें कि मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर है। और यह जो प्रमंडल है यह अवस्थित है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर चौथा जो प्रमंडल है देखेंगे तो कोसी नाम से जानते हैं, इसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि सहरसा, सुपौल और मधेपुरा है। उसके बाद देखेंगे तो 5वें नंबर पे आता है पूर्णिया। पूर्णिया की बात करें तो जिसमें कि 4 जिले हैं जो कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार से संबंधित है। उसके बाद देखिए तो पटना जिले हैं 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे पटना जिले में 6 जिले भी हैं, तो पटना है खुद। उसके बाद नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये सारे जिले पटना जो प्रमंडल है उसके अंतर्गत आते हैं। 7वां है मगध। 7वां क्या है तो मगध। मगध में भी आप देखेंगे तो 5 जिले हैं जो कि गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल से संबंधित है। यानी कि मगध जो प्रमंडल है उसके अंतर्गत गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल आते हैं। उसके बाद देखें 8वें नंबर पे तो मुंगेर को देखेंगे प्रमंडल, जिसमें कि 6 प्रमंडल है, 6 डिस्ट्रिक्ट है। और जिसमें कि 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है तो मुंगेर है, जमुई है, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, ये सारे के सारे जो है कि मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। 9वां में देखेंगे जो लास्ट प्रमंडल है भागलपुर, उसके अंतर्गत सबसे कम जिले हैं, 2 जिले हैं। तो इसके अंतर्गत भागलपुर, बांका, ये 2 जिले ही है भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत, 2 डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको 2-3 बार जरूर देखिएगा। इसका जो है कि हम चैप्टर बना देंगे जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट चैप्टर के माध्यम से भी देख सकते हैं। और सिर्फ इसी जानकारी को आप 2-3 बार जरूर देखेंगे जिससे कि आपको याद भी हो जाएंगे। उसके बाद मैप के थ्रू भी थोड़ा सा समझ लेंगे जिसमें कि बिहार के प्रमंडल एवं जिले को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तिरहुत जो प्रमंडल है जिसमें कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली को देख सकते हैं। दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर देख सकते हैं। कोसी में देखेंगे तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा आप देख सकते हैं। और पूर्णिया जो प्रमंडल है उसके अंतर्गत अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार को देखेंगे। भागलपुर में देखेंगे तो मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बांका और भागलपुर, ठीक है। और ये देखेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं मुंगेर। मुंगेर जो प्रमंडल है उसके अंतर्गत शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया आते हैं। उसके बाद देखेंगे तो मगध जो प्रमंडल है उसके अंतर्गत देखेंगे तो गया आ गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, उसके बाद नवादा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है कि मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और पटना के अंतर्गत देखेंगे तो पटना जो प्रमंडल है उसके अंतर्गत भोजपुर, पटना, नालंदा, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है कि आते हैं पटना प्रमंडल के अंतर्गत। सारण डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे तो गोपालगंज, सिवान, सारण जो है कि 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है सारण जो प्रमंडल है वह। ये मैप के थ्रू आप देख रहे होंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पर देखने को मिला। आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी हम यहाँ से हासिल करेंगे इतिहास के क्रम में।
तो क्या कहते हैं, जो इतिहास का जो संदर्भ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, तो अच्छा रहेगा, जो कि अलग-अलग पार्ट वाइज़ रहेगा, जो कि अच्छे तौर पे समझने के लिए हमें मिलेगा। तो निश्चित रूप से हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन बिहार का इतिहास के बारे में और प्राचीन बिहार के बारे में महत्वपूर्ण कंसेप्ट को जानेंगे, जो कि सभी एग्जामिनेशनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। यह सीरीज आपको कैसा लग रहा है, निश्चित रूप से आप कमेंट करके मुझे बताएंगे और अपना राय मशवरा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही साथ लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करने से मात्र एक मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन को लेकर के हम आपके लिए वीडियो और अच्छे-अच्छे कंसेप्ट लेकर के आते हैं, अच्छे-अच्छे जो कंटेंट है वो लेकर के आने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक रखेंगे, फिलहाल के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।